हर गांव गांव में एक प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी होती है। हेलो बोलो, हाय बोलो सबको। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? मतलब प्रिंसिपल सिद्धांत है, सब एक के लिए एक, सब के लिए एक स्वयंबल होता है। किसान का बेटा दिल्ली जाकर के एक साइंटिस्ट बने। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, किसान को बगैर ब्याज के वो पैसा मिलता है। इसकी 3 टायर सिस्टम है। गांव में एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी सहकारी, हाँ, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब किसान का बेटा पहुंचेगा तब तो वो किसान का हमदर्द बनेगा। किसानों को 1.5 लाख रुपए तक का जो ऋण दिया जाता है, तो उसकी ब्याज दर 7% है। ऑर्गेनिक खेती करता था, अपनी जमीन में 4-5 बीघा गेहूं करता था, उसमें गोबर डालता था, शुद्ध गेहूं होता था। आज जिसमें एक एससी का होता है, एक एसटी का होता है, एक ओबीसी का होता है। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर की देन है, किसानों की देन है। ठीक है। 3% भारत सरकार देती है अनुदान। वो आती है सरकारें, चली जाती है, भाषण देते हैं। जब चुनाव आते हैं, जब तो किसान के लिए हम ये करते हैं, वो करते हैं। और उसके बाद में चुनाव के तो 4 साल किसान को भूल जाते हैं। आपको में कृषि विभाग के अधिकारी, नाबार्ड के अधिकारी, मतलब सरकारी नौकरी का ट्रेंड क्या शुरू से इतना देखा था जी आपने, या फिर बाद में ज्यादा बढ़ा, या तो मतलब मोस्टली तो लोन के लिए काम करती है सोसाइटीज, देखा है। किसान ज्यादातर कामचोर हो गया। सही बात तो ये है। एमएससी पीएचडी करते या शोध करते, उनसे मेरा एक ही है संदेश कि इसी प्रकार से हम आपको हमेशा जो है हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आयराय वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे ताऊ जी श्रीमान गणपत जी दूधवाल, जो कि पूर्व व्यवस्थापक थे, जो जिसे कि हम सोसाइटी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो पाक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके व्यवस्थापक रह चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ताऊ जी से समझेंगे कि मेनली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या काम करती है, किस प्रकार से काम करती है, और कितने का उसमें स्टाफ होता है, और किस प्रकार से जो है वो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे कि जो हमारे एरिया में जो मुख्य समस्याएं आ रही है आज खेती के अंदर वो क्या है, और किसान मुख्य रूप से किन चुनौतियों से आज जूझ रहा है, और जो कृषि में क्या बदलाव रहा है पिछले, अगर हम 30-40 साल की बात करेंगे उसमें, कि पहले किस प्रकार से कृषि होती थी और आज किस प्रकार से कृषि हो रही है, कितना बदलाव उन्होंने अपने अनुभव के बेसिस पे उन्होंने देखा है। तो अपनी सेवा के दौरान भी ताऊ जी लगातार किसानों के संपर्क में रहे हैं, तो खेती को बहुत नज़दीकी से इन्होंने समझा है और अपने घर में भी खेती की है। तो ताऊ जी, सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए दर्शकों को। नमस्कार साथियों, मैं सहकारी सेवा में 38 साल मैंने सेवाएं किसानों के लिए समर्पित की है, और मेरा सीधा जुड़ाव किसानों से रहा है। जो एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटीज हैं किसानों के लिए, गांव गांव में है। किसानों को शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, किसानों को जो बगैर ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है। उसके लिए मैं किसानों की 38 साल मैंने बहुत सेवा की है। दूसरी, किसानों के लिए खाद, बीज, दवाई समय पर, जो भी पीडीएस में भी जो थी, उनके लिए मैंने बहुत अथक प्रयास किया, खूब मेहनत की। किसानों के लिए मैं बहुत समर्पित रहता था। 8-8, 10-10 घंटे में नौकरी करता था उसमें, और मेरा बहुत इसमें कोऑपरेटिव में मेरा अनुभव रहा है। ताऊ सबसे जी, पहले सबसे पहला ये सवाल है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, मतलब क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक गांव में एक 10-20-30 किसान होते हैं। उनको उस समिति का, उसको उनको मेंबर बना करके, फिर इस विभाग में उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ ताऊ जी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो उस गांव में जो भी मूलभूत सुविधाएं किसान को मिले, वो उनको देने के लिए उस एक सहकारी बढ़ाई जाती है। कोऑपरेटिव सहकारिता, इसका मूल प्रिंसिपल सिद्धांत है, सब एक के लिए एक, सब के लिए एक स्वयंबल होता है। एक सब के लिए, सब एक के लिए, ये इसका तो क्योट है। उसमें कोऑपरेट होता है। वो मिलकर के उस संस्था को चलाते हैं किसान। उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, उनकी आवश्यकता की जो भी चीज होती है, वो किसान को एक उस सहकारिता के माध्यम से मिले। आजकल एक इसका किसानों के लिए वो एक स्कीम चल रही है, किसानों के लिए लघु सीमांत किसानों के लिए। सरकार ने, भारत सरकार का जो उसमें अनुदान भी है, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, ड्रिलिंग मशीन वगैरह,
ये नैनो यूरिया डीएपी के लिए, ये स्प्रे करने के लिए वो ड्रोन ये भी आ रहे हैं। किसानों को सही उचित मूल्य की रेट उनको उपलब्ध कराएं, ताकि किसान गांव में खुदरा बाजारों में दुकानदारों से इनसे वो मुक्त रहे। और उसको जो सबसे में मूलभूत है, जैसे किसान को इफको, ये भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर था। करबको ये भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर है। आईपीएल इंडियन पोटाश लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम है। तो इफको का जो फर्टिलाइजर खुद की संस्था खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसानों को देती है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ये भी एक ऐसी समूह बना था उस समय जब बना था। आज एशिया में सबसे बड़ा इफको का एक ऐसा है कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो आज पूरे एशिया में छाया हुआ है। किसान के लिए वो 24 घंटे समर्पित रहता है। उन्होंने खाद, बीज, दवाई सब किसान को उचित रेट पर मिले, सही गुणवत्ता वाली चीज मिले, इसलिए इस कोऑपरेटिव का ये किया गया गठन। और इस गठन से हर गांव में एक प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी होती है। वो हर किसान की मूलभूत जो आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो गांव में संस्था है। और चल रही है। मैंने बहुत 38 साल तक मैंने बहुत सेवा की किसानों की। तो ताऊ जी, इसमें जैसे आपने बताया रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, तो उसमें उसके बाद में इसके लिए जो जमीन का जो आवंटन होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मतलब क्या? सरकार इनके लिए निःशुल्क पट्टा, अच्छा, ग्राम पंचायत में जो निःशुल्क पट्टा होता है उसके लिए हाँ, कोई चार्ज नहीं होता है। फिर उसके लिए जो भवन बनता है हम्म, उसमें राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार का हो, जैसे पहले एक एनसीडीसी थी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, उसके द्वारा अनुदान दिया जाता था। तो बैठने के लिए उसके गोदाम थे, बैठने के लिए जगह थी, बाकायदा उसका कार्यालय होता था और वो रजिस्टर्ड होता था। तो इसमें फंडिंग कहाँ से मिलती है, मतलब जो पैसे के लिए बनाने के लिए या उससे रिलेटेड जो भी, मतलब इसमें क्या होता है, फिर उस जिले में एक कोऑपरेटिव के लिए एक जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन किया गया। इसकी 3 टायर सिस्टम है। गांव में एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी सहकारी, हाँ, फिर जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अच्छा, हाँ, और स्टेट लेवल पर एक अपेक्स बैंक। ओके, राजस्थान जैसे अपने राजस्थान का राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो वो 3 टायर सिस्टम चलता है। पैसा मिलता है नाबार्ड से, पूरा नाबार्ड पैसा देता है। नाबार्ड नाबार्ड बैंक, होता है, वो किसानों के लिए कम ब्याज की दर पर देता है। हाँ, हाँ, फिर वो देता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हाँ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपेक्स इसके कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट जिला सहकारी बैंकों को देता है। जिला सहकारी बैंक फिर इनको प्राइमरी सोसाइटी एग्रीकल्चर की इनको वो ऋण देता है। ये फिर किसान को लेते हैं। जैसे अपने राजस्थान में किसानों को 1.5 लाख रुपए तक का जो ऋण दिया जाता है, तो उसकी ब्याज दर 7% है। हाँ, अब उस 7% नंबर, दूसरी बात, किसान का शेयर होता है उसमें। वो शेयर होता है उस कोऑपरेटिव में जमा होता है उस मेंबरशिप लेने के लिए, मेंबर्स के लिए। उस कोऑपरेटिव वो उस जिला सहकारी बैंक की वो सम प्राइमरी सोसाइटी उसकी मेंबर होते हैं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की। हाँ, वो उसके शेयर खरीदता है। हाँ, फिर वो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अपेक्स बैंक का मेंबर होता है, मतलब स्टेट लेवल पर। तो ये 3 टायर सिस्टम है इस कोऑपरेटिव में। तो वो पैसा नाबार्ड से चलता है अपेक्स बैंक में, अपेक्स बैंक से चलता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देता है प्राइमरी सोसाइटी को। फिर प्राइमरी सोसाइटी दे। अब जैसे इस समय जो किसानों को 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज मिलता है, वो बिना ब्याज के, मतलब एक रुपया भी नहीं लगेगा ब्याज। ब्याज में 2 कैटेगरी बना रखी है। हाँ, 4% ब्याज है, वो तो राजस्थान सरकार वहन करती है, उसमें 7% 7% में। ठीक है। 3% भारत सरकार देती है अनुदान, अच्छा, तो मुहैया कराती है। तो 7% उसको बगैर ब्याज के वो 1.5 लाख रुपया साल में काम में किस खेती के लिए काम में ले सकता है। और फिर उसको हर 12 महीने से उसको वापस जमा कराओ, फिर वापस उसको ले लो। तो ताऊ जी, इसमें जैसे आपने बताया कि जो जैसे 7% है, नाबार्ड को तो 7% मिलेगा उसको, लेकिन वो गवर्नमेंट नाबार्ड को नहीं मिलता है। फिर वो 7%, उसमें क्या होता है, मार्जिन होता है। वो पैसा 3% ऋण उस ब्याज दर पर चलता है नाबार्ड से। वो देता है अपेक्स बैंक को 4% पर। अच्छा, 4%। फिर वो अपेक्स बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को देता है 5% पर। ठीक है। फिर 5% से वो देता है सहकारी समितियों को 7% पर। ठीक है। तो नहीं, समिति को 5%, किसान को
वो प्राइमरी सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, वो साथ में। तो ये 2% का मार्जिन तो मिलता है उस समिति को। उस 2% के मार्जिन में वो ठीक है। उसका स्टाफ है, उसका कार्यालय का खर्चा है, तनख्वाह है, यात्रा भत्ता है, ये जो भी मूल उसके जो एक्सपेंडिचर होता है, हाँ हाँ स्टाफ पर भी, ठीक है। परिचालन पर जो व्यय हम्म, होता है, वो उस हम्म। 2% से वो अनुदान मिलता है। उस वो एक तरह से उसमें खर्चा चलता है। अच्छा, मतलब वो 2% का जो है वो 7% जो गवर्नमेंट होगी वो टैक्स में दे देगी, वो 7%। टैक्स में नहीं देगी। नहीं टैक्स मतलब जो हमारी हाँ, हाँ, सोसाइटी है वो ये 7%। 2% उसको प्राइमरी सोसाइटी को वो मिलेगा। ठीक है। तो उसमें वो पूरा परिचालन, जो हाँ हाँ। संस्थापन व्यय खर्च होता है, हम्म। स्टाफ का होता है, बिजली, पानी, नल, स्टेशनरी वगैरह जो भी होता है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे आपने बताया कि 4% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 3% सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ। देगी, तो वो देगी किसको? वो सोसाइटी को ही देगी वो ना? समिति को, हाँ, वो समिति को देगी। वो समिति को मिलेगा ना वो बिल्कुल वो अनुदान मिलेगा। उसका फिर डायरेक्टली। पुनर्भरण बैंक को वो सरकार करती है। वो मतलब हाँ वो, किसान को बगैर ब्याज के वो पैसा मिलता हाँ है। मतलब किसान को तो अब वो रहा वहन सवाल नहीं ये, करना। किसान उस पैसे से, उस रुपए से जो शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, हाँ। उससे अपने खेती की जो से इसके बीज है, दवाई है, खाद है, ट्रैक्टर का खर्चा है, ये उससे उसको खेती में लगाता है और उसे खेती में लगा करके वो अपनी आजीविका का साधन बनाता है। फिर जैसे ही फसल कटती है, साल में 2 बार होती है, एक खरीफ एक रबी। खरीफ में बाजरा, मूंगफली, गुआर, और रबी में ज्यादातर गेहूं, सरसों, चना, ये बोया जाता है। ठीक है। जो तो ये होता है, 2 फसल चक्र होते हैं साल में, एक खरीफ का, एक रबी का। उसमें दोनों में वो शॉर्ट टर्म लोन का हर 6 महीने से उसका रिन्यूअल होता है और वो किसान को वो मुहैया एक साल से होता है रिन्यूअल या 6 महीने से? 6 महीने से रिन्यू मतलब तो 6 महीने एक से, साल में 2 बार, एक 2 बार खरीफ, रिन्यू। 2 थी, एक खरीफ एक रबी। खरीफ की फसल तो ये में मतलब लोन फिक्स है या फिर ये जमीन जैसे किसी के पास ज्यादा है नहीं, मतलब नहीं, या नहीं, फिर वो क्या मतलब? होता है, वो हर जिला केंद्रीय जिला लेवल पर एक कमेटी गठित होती है जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी, नाबार्ड के अधिकारी वो तय करते हैं उसकी, तो वो उसके नॉर्म्स तय करते हैं। हर जिले के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं। गेहूं की अलग है, सरसों के अलग है, सब्जियों का अलग है, गेहूं का, जौ का, मक्का का, मतलब गन्ने का, अलग अलग उसके नॉर्म्स होते हैं। तो उसकी जमीन होती है, तो उसके पर एकड़ के हिसाब से वो बनाते हैं कि 1 एकड़ मतलब उसकी लिमिट होती है 8,000 या 7,000 रुपए होती है। उससे फिर मल्टीप्लाई होता है वो लोन, मल्टीप्लाई हो करके फिर वो किसान को मिलता है जमीन के आधार पर। मतलब 1.5 लाख तो लोअर लिमिट है, किसी को ज्यादा मिलते हैं क्या? 2-2 लाख 3-3 लाख? नहीं नहीं नहीं, वो इसकी बगैर ब्याज वाले की लिमिट 1.5 लाख रुपए तक ही सरकार ने निश्चित कर तो रखी है। 1.5 तो सबको मिल जाते हैं या 1.5 से नहीं, किसी का नहीं बनता? 1.5 से कम ही मिलेगा, ज्यादातर नहीं मिलेगा। क्यों कि जमीन का जोत और आकार है ना, वो बहुत कम होता जा रहा है। और दर पीढ़ी जैसे एक पिताजी थे, उसके पहले खुद के नाम से थी, फिर उसके पिताजी के जैसे 3 लड़के हैं तो 3 में बट गई, तो उसका कम ही होगा। हाँ हाँ तो जमीन की उसके आधार पर उसकी वो लिमिट बनती है हाँ हाँ। और वो लिमिट 5 साल तक चलती है। 5 साल बाद में उसको रिन्यू किया जाता है। तो वो कौन बनाता है, पटवारी? वो पटवारी नहीं बनाता है, फिर? उससे पटवारी से जमाबंदी की नकल लेकर के हाँ हाँ आजकल तो, पहले तो इनका नॉर्म्स थे, उनसे वो मल्टीप्लाई करना पड़ता था। हाँ हाँ। आजकल अब ऐसा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया कि उसके जैसे जमीन की जमाबंदी की नकल लेकर के उसके डाटा फिगर करते हैं, हाँ हाँ। तो ऑटोमेटिक उसकी लिमिट बढ़ जाती है। अच्छा, ऑटोमेटिक हाँ, फॉर्मूला उसके- उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह हाँ, अपनी वो उस पे सेट सबमिट कर दी? उसमें ऑनलाइन चढ़ा देते हैं उसकी जमीन कितनी जमीन है, कितनी जमीन में गेहूं बोएगा, कितने में सरसों बोएगा, कितने में बाजरा बोएगा, कितने में मूंगफली बोएगा, उसका क्लासिफिकेशन। तो इसके अलावा मतलब जैसे ये तो हो गया कि बिना ऋण के मतलब बिना ब्याज बिना के, जमीन के हाँ। ब्याज वो लोन ऋण नहीं और हाँ, ये केवल जिसके जमीन नाम है उसी को नाम मिलेगा। है, उसी को ये ऋण मिलेगा। ठीक है ठीक मगर है। भूमिहीन जमीन को, बटाईदार किसान को जरूर मिलेगा, लेकिन उसमें ये शर्त है कि वो बटाईदार किसान जिसका मालिकाना हक है, उसे एक एफिडेविट उसे देना पड़ेगा कि इस किसान की इतनी जमीन मैं बटाई पर बो रहा हूँ, तो उसको लिमिट सैंक्शन हो जाएगी। अच्छा, वो अगर कुछ एफिडेविट पे लिख के दे देगा? एफिडेविट पे लिख के देगा और वो किसान सहमत होगा तो ही उसको बटाईदार को लोन मिलेगा, अगर भूमि इनको जमीन को लोन नहीं मिलेगा। भूमि जिस किसान के पास भूमि है उसी को ऋण मिलेगा। शॉर्ट टर्म से अल्पकालीन कृषि ऋण। ठीक है, ये तो हो गई लोन की बात, मतलब मोस्टली तो लोन के लिए काम करती है सोसाइटीज, देखा है। इसके अलावा भी ताऊ जी जैसे इसके अंदर एक बॉडी भी होती है, जैसे चेयरमैन होता है, उसके मेंबर होते हैं, जो चुनाव वगैरह होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब वो क्या होता है, एज ए डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जैसा है कि उसमें एक ऐसा बाइलॉज है, कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें एक बाइलॉज भी होता है कि इसमें इसके संचालन के लिए, उसमें 12 मेंबर्स डायरेक्टर होते हैं, जिसमें एक एससी का होता है, एक एसटी का होता है, एक ओबीसी का होता है और
जो जनरल होते हैं, दो दो महिलाएं होती हैं। अच्छा, टोटल मतलब रिजर्वेशन कर रखा है फिक्स। 12 सदस्यों का उसको जो मेंबर्स होते हैं उनका एक बोर्ड होता है। बोर्ड भी से उनका इलेक्टेड होते हैं बाकायदा। इलेक्टेड होने के बाद में उनमें फिर एक चेयरमैन का चुनाव होता है। उन्हीं में इलेक्टेड व्यक्तियों में अच्छा। एक वाइस चेयरमैन होता है, और उसका वो जो उसकी क्रियान्विति, उसकी गतिविधियां, संचालन, उस संस्था के संचालन के टोटल उसके लिए उसको स्वतंत्र अधिकार है। वो 1 महीने में एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हम्म संचालक मंडल बोलते हैं उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हम्म और साल में, वर्ष में एक बार एजीएम होती है, हम्म वार्षिक साधारण सभा होती है, हम्म जिसमें उस संस्था के जितने भी सदस्य होते हैं हम्म वो इकट्ठे होकर के हम्म जो भी कोई उसके संचालन में आ रही समस्याएं, उसके विकास के लिए, नए आयाम के लिए, तो वो उसका उस आम सभा में उनका वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, और पास करने के बाद में उसको आगे क्रियान्वित करते हैं। संस्था का बजट होता है कि अपना इतनी इनकम होती, इसमें ये होता है, इसका ये इतना खर्चा होगा, इतना होगा, इतना प्रॉफिट होगा। तो उसमें उस वार्षिक आम सभा में उसका ब्यौरा, उसमें एक व्यवस्थापक का पद होता है, वो उसका संचालन, सदस्य सचिव होता है, वो उसका संचालन करता है, बाकायदा उस आम सभा से पारित करवाने के बाद में होता है। और बोर्ड डायरेक्टर 12 होते हैं, 12 उसके संचालन, उसमें सरकार क्या, एक सरकार भी उसके शेयर होते हैं, तो वो भी एक मेंबर होती है, लेकिन वो मत नहीं दे सकती। अच्छा। मत तो उसका जो सदस्य होगा वो शेयर होगा। शेयर की राशि है मिनिमम 100 रुपए आजकल, पहले 10 रुपए थी, आजकल सरकार ने उसको 100 रुपए कर दिया। मतलब 100 रुपए लेकर हम मेंबरशिप ले सकते हैं। 110 रुपए, 10 रुपए उसकी प्रवेश फीस है, हाँ, हाँ। 100 रुपए उसकी इस राशि है। फिर जैसे ऋण लेगा तो उसका ऋण का 6%, मतलब 1,000 रुपए पर 6% लगाओ, कितना होता है, वो उसकी इस राशि होगी, 60 रुपए। ऐसा है, और इसे कोऑपरेटिव चल रहा है बहुत अच्छा। लेकिन अब किस हकीकत में किसान है उसका वो सही उसका सदुपयोग करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? नहीं, आपने ताऊ जी जैसे अनुभव किया है आपने 38 साल की नौकरी में कि जैसे हम आपने बताया कि 1.5 लाख रुपए मिलता है कि आप खेती करो, उसको इन्वेस्टमेंट करो, बट कितने प्रतिशत जो किसान है वो जो लोन लेते हैं और उसको खेती के लिए ही काम में लेते हैं, ओनली कि हाँ ठीक है मैं इसको लगाऊंगा और उससे फिर मैं प्रॉफिट देखता हूँ कि ठीक है। देखो ऐसा है, किसान कभी भी किसान को तो एक साथ 1.5 लाख रुपए दे दो, वो खेती में भी करेगा, प्लस उसको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, अदर्स जो होती है ना इनपुट्स, उनमें लगाता है। वो वास्तव में उसको खेती पर 10% किसान ही ऐसे होते हैं जो उस राशि का सही सदुपयोग करते हैं। बाकी 90% किसान तो एक साथ ला करके या तो मकान बना लेते हैं, या अदर्स जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें करते हैं ज्यादातर खर्च। सही बात तो ये है। तो इसलिए अब ये तो देखो ठीक है, चल रही है परंपरा, किसान है साहब, अब क्या करें। अब ये तो डर रहा है, खेती का करना पड़ता है, मजबूरी होती है कि इंसान उसके अलावा एक जो कोऑपरेटिव है वो सबसे बड़ा एग्जांपल अमूल, अमूल भी एक बहुत बड़ा ये एग्जांपल। सब इस कोऑपरेटिव ये मोमेंट से, ये कोऑपरेटिव में अमूल है, दूध सागर है, अमान है, इसका अपने राजस्थान में सरस डेयरी है, ये किसानों की ये कोऑपरेटिव सेक्टर के अंग है। और साहब आज आप ये ताजुब करोगे, आज अमूल की डेयरी है, ये गुजरात में थी और आज पूरे इंडिया में छा रही है। इसका इतना प्रोडक्शन और इसका इतना वो बढ़ रहा है, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर की देन है, किसानों की देन है, किसानों की देन है। किसानों की वजह से ही आज ये सब फलता फूलता रहे। आज आप ये देखो, सरस डेयरी है राजस्थान की, तो साहब ये भी ये, अब इसमें क्या होता है, किसान अपने खेती के अलावा पशुपालन में उसका वो दूध है, वो उस डेयरी जो सहकारी डेयरी होती है उसमें ले जाता है, वहाँ से उसका दूध है वो जिला संघ में जाता है, वहाँ वो दूध है वो उसका बिक्री भी होता है, उसमें मक्खन भी निकलता है, उसका पाउडर भी बनता है। तो ये जो डेयरी है ये किसान के लिए। अब ये योजनाएं चलाने वाले, मेहनत करने वाले, आजकल किसान क्या है, सारा सिस्टम ऐसा टेक्निकल युग आ गया है। पहले किसान था वो बेचारा खेती करता था, तो वो क्या था, लिमिट की खेती करता था। जब कुएं थे, बैलों से चलाता था, हल जोतता था, तो वो अपनी आपने ये सब limited- देखा है क्या मैंने ताऊ जी? देखा है, बिल्कुल देखा है। वो मेहनत, उस समय बहुत मेहनत करता था किसान, और ऑर्गेनिक खेती करता था। अपनी जमीन में 4-5 बीघा गेहूं करता था, उसमें गोबर डालता था, शुद्ध वो गेहूं, शुद्ध गेहूं होता था। वो आज तो साहब बगैर इसके अपने फर्टिलाइजर वगैरह के बगैर होता ही नहीं है इसका, है ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक। और अब आप जानते हो आज किसान को सबसे ज्यादा पैदावार चाहिए। हरित क्रांति क्यों आई थी? हरित क्रांति इसलिए लाए थे कि अपने देश में अन्न की कमी थी,
और अन्न की कमी की वजह से हरित क्रांति लाए भाई। अपने जो इसका उत्पादन है वो किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार करे और अपना आत्मनिर्भर नहीं रहे दूसरे पर। नहीं पहले बाहर से देश उसे आयात होता था, आज अपना देश आपने में वो कंडीशन देखी है जब आयात होता था और उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे आपको याद आता है था वो जो उस टाइम का, वो कौन सा? 1966 में जब हरित क्रांति आई थी वो अब वाला। देखो 1966 में पैदा ही मैं 61 में हुआ था तो इतना मैं समझता नहीं था। लेकिन जब मैं 10वीं क्लास में 9 8 8 9 10th में पढ़ता था, जब मैं जरूर ये देखता था कि हमारे बुजुर्ग थे वो कितनी मेहनत करके खेती करते थे। अब उसका भरण पोषण क्या कर होता था, कितनी मेहनत करते थे। अब आजकल तो जमाना हरित क्रांति आने के बाद देश में अपने सब जमाना बदल गया, सब टेक्निकल हो गया। अब आप आज देखो, पहले पौंड बने, फिर उसके बाद में फुहारे आए हैं, उसके बाद में ड्रिप्स आ गई, मिनी फुहारे आ गए, ये पानी के होड और टैंक बन गए, सारा सिस्टम हो गया। इसलिए ये तो हाईटेक हो गया एग्रीकल्चर अब आजकल। और कांजी ये अपने जो ये हाउस बनाए पोली हाउस, आप ये देखो उसमें किसान देखो जिसने अच्छा पढ़ा लिखा है, बागवानी है, बागवानी में देखो किसान जिसने पेड़ लगा करके अपना सिस्टम कर लिया, आज बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत करता है किसान। लेकिन किसान को एक ही है कि उसका वास्तविक मूल्य पैदावार का नहीं मिलता है, आज भी नहीं मिलता है। किसान अपना माल मंडी में ले गया, अब वो किस भाव से बेचे, वो आड़ते और दलाल है, वो जिस भाव से मनमर्जी से बेचे। और जिस दिन किसान को ये मालूम पड़ गया कि अपना पैदा किया हुआ अन्न, गेहूं हो चाहे जो हो, सरसों, यदि मंडी में खुद खड़ा होकर के बोलने लगाए, उस दिन ये सोच लेंगे किसान आज आत्मनिर्भर हो गया। अब इतने में चलता रहेगा, ये सिस्टम है, इसलिए ऐसा ही है। देखो आती है सरकारें, चली जाती है, भाषण देते हैं, जब चुनाव आते हैं जब तो किसान के लिए हम ये करते हैं वो करते हैं, और उसके बाद में चुनाव के तो 4 साल किसान को भूल जाते हैं। आपको मालूम है दिल्ली में क्या हुआ था, 6 6 महीने तक रोडें जाम कर रखी थी, किसी एक कान तक जो नहीं रहेगा किसान के लिए है। तो ये तो यही समय आ गया साहब। तो इसलिए इसको कहते हैं आप कैसे देखते हो ताऊ जी, मतलब इसमें जो है ना, किसान क्या वास्तव में अपना भला चाहता है? क्या आप किसानों की तरफ से भी बताइए ना कि क्या वो इतना प्रयास करता है कि क्या उसका मेंटेलिटी ऐसी होती है कि कोई भी जैसे नई तकनीक आती है उसको कितना % वो अडॉप्ट करता है, कितना जैसे मीटिंग्स वगैरह आप ऑर्गेनाइज कराते रहते थे, वहाँ पे अधिकारी वगैरह आते होंगे, तो आपने क्या अपना अनुभव किया कि किसान सुनना चाहता है, वास्तव में सीखना चाहता है, और कितने % किसान सीखना चाहते हैं? आप सच्चाई बोलना। किसान के दिमाग में एक ही बात होती है, जब भी कोई सेमिनार हमारे वहाँ होती थी हम्म और हम किसानों को बुलाते थे हम्म और फील्ड का विजिट करवाते थे, जो हमारे भी कृषि विभाग के अधिकारी हम्म या अपने इफको के, क्रमको के, हम्म ये जितने भी अधिकारी आते थे उनको हम सबको फील्ड दिखे। लेकिन किसान उस समय तो उस उन बातों को सुन लेता और उसको नेक्स्ट दूसरे दिन वो उसके वो दिमाग में फिट नहीं होती थी। 5% किसान होते थे उस बात को पकड़ते थे, उसकी गाइडलाइन से चलते थे, बाकी 95% किसानों को अरे कोई मतलब नहीं, ऐसे तो कहते थे। आप उन 5% की बात करते हाँ, हैं, तो क्या उन 5% को वास्तव में प्रॉफिट ज्यादा होता हाँ, था? मिलता था, हैं? बिल्कुल मिलता था। वो उस बात को सोच करके समझ के चलते थे उस बात को। तो हर बार वो पूछते थे कि इसका कैसे क्या करे। हम्म तो हम भी जिस चीज को जानते थे उसको तो हम बता देते। हम्म उसके बाद भी हमारे जो जो नंबर होते थे उनके, हम्म जैसे इफको के मायने कृषि अधिकारी बैठते थे, क्रमको में बैठते थे, कृषि विभाग के अधिकारी थे, उनसे पूछते कि साहब हमारा किसान है, इसकी ये समस्या है बताओ। तो बिल्कुल वो कोऑपरेट करते थे इस मामले में। वो बताते थे साहब इसका ये निदान ऐसे है, इसका निदान ऐसे है, इसका निदान ऐसे करो, इस समय इसका ऐसे करना चाहिए, पूरा वो सिस्टम बता बढ़ते। लेकिन किसान क्या है जी, किसान को तो दिन भर में कुछ नहीं है, चाय की दुकानें, चाय पीने के अलावा और भाषण देने के अलावा कुछ नहीं है। किसान ज्यादातर कामचोर हो गया, सही बात तो ये है। हम्म खुद भी मेहनत करना नहीं चाहता। और अब आगे आने वाला टाइम तो ऐसा हो गया कि भूमि का जो जोत का आकार है वो कम होता जा रहा है। जमीन अब थोड़ी जो बढ़ेगी ठीक है। है भाई, जनसंख्या बढ़ेगी, जमीन का जोत कम होगा, और जोत कम होगा तो बड़े किसान तो रहेंगे नहीं, लघु और सीमांत रहेंगे। तो अभी भी देश में 85 से 86% जो किसान है वो लघु और सीमांती यही है। हो गया भाई, जमीन जोत का आकार घट रहा है दिन दिन। और रहा सवाल पानी का, तो साहब पानी की भी स्थिति है खराब हो जा रही है दिन दिन। पानी का जो लेवल की हम बात करते हैं, वाटर टेबल जिसको हम बोलते हैं, जल का जो स्तर है ताऊ जी वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब आपने कितना अपने यहाँ पे लोकल कंडीशन में आपने कितना देखा है? मैं देखो आपको बात बताऊं, जिससे अपन वहां जहां अपन खड़े हैं, हाँ अभी सन 1981 में यहाँ इस क्षेत्र की यही स्थिति थी कि पानी जमीन के लेवल के नजदीक था, नदियां बिल्कुल। बहती थी, पानी ऊपर ही था, और ऐसी स्थिति थी कि पानी की कोई कमी नहीं थी उस वक्त, नदियां बहती थी। ये अपने जो
गोचर जमीन होती थी, उसमें जोड़े होते थे, उनमें पानी का बहाव होता था और आराम से कोई किसान को कोई तकलीफ नहीं थी। अब पानी का वाटर लेवल जैसे जैसे अब नीचा चला गया, अब 1981 और 2024 आज ये स्थिति देख लो कि आज पानी है ही नहीं। सही बात। और एक वो कहावत है कि जल है तो कल है, सही है। जल है तो कल है। ये जल के बगैर कुछ नहीं है। हम्म, आदमी अन्न से भूखा रह सकता है लेकिन जल से नहीं रह सकता। हम्म, तो इसलिए पानी का रहेगा समस्या ये। अब सरकारें कर रही हैं प्रयास, हम साहब वहाँ नदियों से नदी जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे। हम्म, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा प्रधानमंत्री था, हम्म, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। जब उसने 2000 में दो उसने प्रण लिए थे, हम्म, एक तो देश में नदियों को जोड़ने का था, हम्म, दूसरा ये कॉरिडोर का था। तो उसका कॉरिडोर का तो साहब अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बढ़िया काम किया। आज हाईवे शानदार बन गए, फर्स्ट क्लास बन गए हम्म, इतने। लेकिन ये नदियों वाला वैसे 10 का 10 पड़ा नहीं। आज 2000 से 24 साल में यदि वो चलते ना, तो आज अपने राजस्थान में नहरें आ जाती, कोई पानी कमी नहीं रहती और अच्छी पैदावार होती किसान को। लेकिन चाहते नहीं लोग, वोट की राजनीति चाहते हैं। वोट नहीं तो आते वो हैं जब काम कर देंगे तो फिर उसके बाद में उनके पास मुद्दा नहीं बचेगा ना। मुद्दा उसी नहीं सेम बचेगा। मुद्दे को वो हर साल हर बार चुनाव में लाते हैं और उसी सेम मुद्दे पे लड़ते हैं अभी। बस वो उनके पास फिर मुद्दा नहीं मिलेगा। तो किसान की हालत बदतर है जी। पानी है नहीं, समस्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में जैसे हम बात कर आज देखते हैं ताऊ जी की, जैसे जो खेती करेंगे जो आने वाले 10 साल 20 साल बाद में, तो आज जैसे मतलब कोई भी ग्रेजुएशन तो सब कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में मतलब कौन करेगा खेती? खेती तो किसी को तो करनी पड़ेगी, मतलब खेती तो 20 करनी पड़ेगी, वो तो कोई जरूरी है कि भाई। हालांकि सब शिक्षित हो गए, लेकिन एक बात हो, सबके लिए नौकरियां भी नहीं है, हम्म, रोजगार भी नहीं है। हम्म, तो किस खेती तो करनी ही पड़ेगी। और देखो अन्न तो पैदा करना ही पड़ेगा। हम्म, किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? तो अब रहा सवाल ये कि अन्न पैदा कैसे करेगा, जब पानी नहीं होगा तो कैसे करेगा? हम्म, है समस्या तो ये आ गई। हम्म, अब आगे का सोर्स यही है कि पानी को सीमित रखो, बचाओ। और नई जो ये आ रही है टेक्नोलॉजी कृषि की, भाई पानी बचा बूंद बूंद से, वो सिंचाई योजना में या पॉन्ड हाउस है उनसे अपना पानी को, जल को बचा करके चलेंगे, पैदावार करेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुश्किल है आगे का टाइम, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन आने वाला वक्त मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तो हम, हाँ, खेती की हमने बात की, उसके अलावा हम जैसे बात करें कि आपके टाइम पे जैसे जैसे आजकल जो है मोस्टली जैसे खेती करने की तो कोई सोचता ही नहीं है, खैर क्यों ही सोचेगा, क्योंकि उतनी आमदनी नहीं होती है। ये तो दूसरी घाटे का सौदा है। दूसरी तरफ घाटे का सौदा बोलते हैं, सब बोलते हैं घाटे का सौदा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जब 1980-90 में, उस टाइम पे नौकरी में नहीं लगते थे, ऐसा सुनने में मतलब हम सुनते हैं कि नौकरी नहीं ज्वाइन करते थे और कि हाँ हम तो खेती कर लेंगे। तो उस टाइम पे क्या नौकरी में कम पैसे मिलते थे? और ये नौकरी का जो ट्रेंड है वो कब, मतलब सरकारी नौकरी का ट्रेंड क्या शुरू से इतना देखा था जी आपने, या फिर बाद में ज्यादा बढ़ा, या ये तो मतलब? बाद में डिफिकल्ट तो बाद में हुआ, पहले नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। पहले नौकरी बहुत सरल थी, जो पढ़ता था वो जरूर नौकरी लगता था। लोग पढ़ते ही कम थे और जनसंख्या भी कम थी साहब, बेरोजगारी नहीं थी। आज तो साहब 100 वैकेंसी के लिए 1 लाख फॉर्म आ गई, किस किस का चयन होगा? सही है। है? तो उस समय क्या था, उस समय बेरोजगारी नहीं थी, पढ़ता लिखता था वो नौकरी लगता था। और किसान खेती भी करता था, ऐसी बात नहीं करते भी नहीं थे, करते भी थे। एक घर में एक बाप के 3 लड़के हुए तो बड़े वाला खेती करता था, और 2 लड़के होते थे ना, वो पढ़ते थे, वो नौकरी लगते थे। तो इसलिए उनका संचालन सही था। अब आज स्थिति ये हो गई कि एक घर में एक बाप के 3 बेटे, तीनों ही बेरोजगार हैं, पढ़ के है। तो सही उसका है। क्या होगा? या तो वो शहरों में जाएगा, या तो कोई वो और काम करेगा, है। और रहा सवाल खेती का, तो खेती तो कम हो गया, पानी नहीं है तो कहाँ से खेती करेगा? सही है। समस्या ये है। तो लालन पालन पोषण तो बच्चों का करना ही पड़ेगा उसको। तो उसको ये बात है साहब, इसलिए तो जो मतलब आप उनको अपना क्या एक मैसेज संदेश देना चाहेंगे हम जो तो 20-25 साल की उम्र में है, मतलब जो कि मतलब उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए, मतलब जो क्योंकि मैं कृषि में अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो ताऊ जी जैसे हम तो किसान परिवार से ही संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से जो लगभग ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, चाहे वो बीएससी कर रहे हो, एमएससी ताऊ जी, या फिर पीएचडी कर रहे हो,
तो वो सब किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं मोस्टली। तो उनका क्या योगदान होना चाहिए वास्तव में कि वो काम करके कुछ किसानों के लिए वास्तव में कुछ करे, वो तब कर पाएंगे जब वो अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब किसान का बेटा पहुंचेगा तब तो वो किसान का हमदर्द बनेगा ना। क्योंकि अगर जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर किसान का वहां पे बेटा बेटी नहीं है, किसान का कोई हिमायती नहीं है, तो वो क्यों डिसीजन लेगा? वो तो ऐसा निर्णय लेगा जो सरकार को अच्छा लगेगा और किसान के खिलाफ होगा। सही बात है। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उन युवाओं से एक ही है निवेदन है उनसे, और मेरा यही संदेश है कि आने वाली पीढ़ी, एक किसान का बच्चा जब कृषि के क्षेत्र में पीएचडी कर रहा है तो वो उसका यही धर्म बनता है कि आगे जा करके किसान के प्रति वो अपना रहे, समर्पित रहे, किसानों को जो अपनी सेवाएं दे, और खेती के मामले में वो जितना मतलब उससे हो सके, ये नहीं है, ये समय का बात नहीं है, वो उसे ये कहे, उसके ये निष्कर्ष निकाले और ये संदेश दे आने वाले समय में। हाँ। इस आने वाले समय में मेरा तो एक ही है, और ज्यादातर गांव से जो बच्चे लड़के जाते हैं और कृषि से जो एमएससी पीएचडी करते हैं या शोध करते हैं, उनसे मेरा एक ही है संदेश कि वो जाएं, अच्छे पढ़े लिखे और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें और कृषि के क्षेत्र के संबंध में किसानों को अपनी समस्याएं अच्छी से अच्छी समर्पित करें। मेरा तो एक ही संदेश है। ठीक है ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ताऊ जी से कब से रिक्वेस्ट कर रहा था ये कि नहीं, हाँ बहुत आप बढ़िया। सहकारी समिति में तो सेवा दी है तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारा बच्चा आज पीएचडी वहाँ से कर रहा है और किसानों के लिए, किसान परिवार से जन्मा। और हमारे पिताजी तो निरक्षर थे, हमारे पिताजी तो अंगूठा छाप थे, हम 5 थे, हमारे 5 को हमारे को पढ़ाया, हमारे पिताजी ने कुछ किया, आज हम काबिलियत बने। और हम आने वाली पीढ़ी है ना, तो हमारा यही धर्म बढ़ता है, आने वाली पीढ़ी अच्छी ये पढ़ाई लिखाई करके और अच्छा संदेश भेजे, तो लोगों को ये पता रहे कि साहब एक किसान का बेटा दिल्ली जा करके एक साइंटिस्ट बने या रिसर्च में जाए। तो मेरा तो अब आजकल ज्यादातर मैंने इफ्को में, करबको में, अपने आईसीआर में मैंने देखा है, नाम पढ़ता हूँ, तो ज्यादातर किसानों के बच्चे होते हैं, वो आज साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं देश में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों को करता हूँ, उनके माता पिताओं को करता हूँ कि उस संकट की घड़ी में उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा के जो कामयाबी हासिल की। तो इसलिए यही है मेरा तो उनसे निवेदन है, वो तो क्या कर सकता हूँ, तो मैं तो यही है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो इस वीडियो करते हैं ताऊ जी यहीं पे ख़त्म। और ताऊ जी की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद है कि आप बहुत अच्छा करो जो भी अभी तक वीडियो को देख पा रहे हैं। और हमेशा जो आप ये किसान का जो है दुख दर्द समझे, आप जब दुख दर्द समझेंगे तो उसके बाद में ही हम उनके लिए काम कर पाएंगे। किसी भी खत प्रयास से आप 1% ही काम करो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एग्रीकल्चर में, तो हमें योगदान जरूर देना है किसानों के लिए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, देखते रहिए IRI वाला। गुड्डू गुड्डू आजा, हेलो बोलो, हाय बोलो सबको, जय जय कर दो, जय जय कर दो, हेलो बोलो, ऐसे ऐसे बोलो, जय जय, ऐसे जय जय बोलो, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो ऐसे। ठीक है। तो देखते रहिए आप IRI वाला यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार से हम आपको हमेशा जो है हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे।